जॉन्डिस, जिसे हम आम भाषा में पीलिया भी कहते हैं। इस बीमारी को पीलिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपकी आँखें और शरीर पीले दिखाई देने लगते हैं। लेकिन नवजात शिशुओं में पीलिया होने के क्या-क्या सिम्पटम्स हैं तथा यह उनके लिए क्या-क्या परेशानियाँ उत्पन्न कर सकता है? व कब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं आज हम जैकेलोन हॉस्पिटल के प्रोफेसर एंड यूनिट हेड डॉक्टर रामबाबू शर्मा जी। नवजात शिशुओं में सामान्यतः कौन-कौन सी बीमारी होती है? नवजात शिशु में दो तरह की समस्याएं आती हैं। एक तो बीमारी और एक बीमारी जैसा दिखता है किंतु वो बीमारी नहीं होती है। आम जनता के लिए ऐसी चीज़ों को जानना जरूरी है जो लगती तो बीमारी जैसी है परंतु हकीकत में वो बीमारी नहीं होती है। वो एक नॉर्मल चेंज होता है न्यूबॉर्न के अंदर। जैसे नवजात शिशु में होने वाला पीलिया एक उदाहरण के रूप से हम लें तो करीब 10 से 15%, 20% बच्चों में थोड़ा बहुत पीलिया नवजात शिशु में होता है। ये दूसरे तीसरे दिन होता है और यदि ये ज़्यादा नहीं बढ़े तो 5-7 दिन की उम्र तक जाते जाते वापस ठीक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि नवजात शिशु की लीवर इमेच्योर होती है और उसके अंदर आरबीसी ज़्यादा होती हैं, वो ज़्यादा टूटती है जन्म के बाद, उसको हैंडल नहीं कर पाती है जो हाइपरिपक्व लीवर होती है। इस कारण कुछ टाइम के लिए एक पिगमेंट होता है जो कि पीलिया के लिए उत्तरदायी होता है। पिगमेंट का नाम है बिलिरुबिन। तो वो ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ जाती है और जैसे जैसे लीवर मैच्योर होती है फिर वो उसको हैंडल कर लेती है और पीलिया खत्म हो जाता है। इसके अलावा जो फीमेल नवजात शिशु है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जैसा 3-4 दिन ब्लीडिंग होती है। वो इसलिए होती है कि बच्चा माँ के पेट में होता है तो गर्भनाल से जुड़ा हुआ होता है और माँ के जो हार्मोन्स होते हैं वो और ग्लूकोज या अन्य सभी तत्व जो माँ के ब्लड में होते हैं वो या गर्भस्थ शिशु उसके ब्लड में भी सर्कुलेट होते रहते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है और हम नाल को काट देते हैं तो वो जो संपर्क था माता से वो टूट जाता है और एक तरह से हार्मोन्स विड्रॉ हो जाते हैं। हार्मोन्स के विड्रॉवल से फीमेल नवजात शिशु के अंदर एक तो 2-3-4 दिन ब्लीडिंग हो सकती है जो कि कोई बीमारी के कारण नहीं होती है, 3-4 दिन रहती है और उसके बाद स्वतः ही बंद हो जाती है। दूसरा, कभी कभी ब्रेस्ट भी एंगोर्ज हो जाती हैं। थोड़ा ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है और अक्सर जो हमारी पुरानी दाइयाँ थी जो डिलीवरी और डिलीवरी के बाद परिवारों में माता और बच्चों की केयर करती थी वो ब्रेस्ट से दूध निकाल निकाल के उसको करती थी जिसके कारण समस्याएं बढ़ती थी। इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर हमें सिर्फ साफ सफाई मेंटेन करनी है, ब्रेस्ट दबा के दूध नहीं निकालना है, उसको लेकर के कोई पैनिक या ज़्यादा तनाव या चिंताग्रस्त नहीं होना है और वो स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। इसी तरह नवजात शिशु के शरीर पर 3 से 4 दिन की उम्र पर पूरे शरीर पर लाल चकत्ते हो जाते हैं। ये भी हार्मोनल उसके कारण होते हैं। ये कोई एलर्जी या अन्य कोई खतरनाक बीमारी के लक्षण नहीं होते और ये भी 5-7 दिन की उम्र तक बने रहते हैं और फिर समय के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा भी कई तरह की समस्याएं नवजात शिशु के अंदर होती है। एक नीले नीले धब्बे होते हैं, वो बटक्स पे पैरों पे होते हैं जिनको अपन मंगोलियन स्पॉट कहते हैं और ये मंगोलियन स्पॉट भी कोई बीमारी का कारण नहीं है। ये मंगोलियन स्पॉट 1 साल की उम्र तक स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी कई समस्याएं जो लगती है, जैसे कई बार आंखों के अंदर एक खून का थक्का दिखाई देता है, वो डिफिकल्ट डिलीवरी के कारण थोड़ा सा ब्लड लीक हो जाता है, आँख की झिल्ली के नीचे दिखता है तो स्वाभाविक रूप से परिवारजनों को बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है, परंतु इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, आई ड्रॉप भी नहीं डालनी है और ये 3-4 हफ्ते के अंदर अपने आप शरीर उसको सोख लेता है। नवजात शिशु को जब पीलिया होता है तब उसे माँ का दूध पिलाना चाहिए या नहीं? देखो, माँ का दूध जो है अमृत समान है। ये हमारे समाज के अंदर भ्रांति है कि इस चीज़ में माँ का दूध बंद कर दो, ये हो जाए तो माँ का दूध बंद कर दो। बच्चे में होने वाले पीलिया का कारण माँ का दूध कभी भी नहीं होता, इसलिए
यदि बच्चे को पी लिया है तो माँ का दूध स्तनपान जारी रखना। नवजात शिशु की केयर के बारे में बताइए। नवजात शिशु की केयर में जैसे कि जन्म के तुरंत बाद पहले ऐसा था कि दाई माँ स्नान करा देती थी। आजकल हम लोग कहते हैं कि जन्म के तुरंत बाद कोई स्नान कराने की जरूरत नहीं है, आप बच्चे को ड्राई क्लीनिंग करिए। खास तौर से जब हमारा सर्दियों का समय होता है, शीतकाल होता है, उस समय रोज स्नान बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। हफ्ते 10 दिन में स्नान कराएं, संपूर्ण तैयारी करके बैठें। ऐसे नहीं कि बच्चे को आपने गीला कर दिया फिर कपड़े ढूंढने गए, साबुन ढूंढने गए, ऐसे नहीं। खिड़की दरवाजे बंद रहे, पंखा बंद रहे और बच्चे को सीधा लिटा के स्नान कराना चाहिए, कभी बैठा के स्नान नहीं कराना चाहिए। उसका कारण यह है कि बच्चा जो है फिर ऊपर से पानी डाला जा रहा है सिर से, तो बच्चा सांस नहीं रोक सकता, तो कई बार वो पानी फेफड़ों में चले जाता है और उसके कारण जटिलता या समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए बच्चे को सीधा जमीन पे लिटा के, तौले पे लिटा करके उसके ऊपर जो है पानी, और जल्दी से जल्दी उसको क्लीन करके फटाफट रजाई में या कंगारू मदर के केयर दे करके उस बच्चे को ठंडा नहीं होने देना है किसी भी हालत में। साबुन इत्यादि को इतना जरूरी नहीं है, और यदि साबुन यूज करना है तो सॉफ्ट होना चाहिए, उसका पीएच बच्चे की स्किन से मिलता जुलता होना चाहिए। और बच्चों की कई तरह के सोप्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अलग से महंगे फैंसी सोप की कोई ज़रूरत नहीं। घर में जो भी साधारण साबुन है उससे भी बच्चे को स्नान किया करवाया जा सकता है। इसी तरह काजल लगाने की हमारी परंपरा है, और लोगों में भ्रांति है कि बच्चे को काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाती है, जबकि ये केवल मात्र एक भ्रांति है। काजल में कार्बन होता है और वो केवल आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं। नज़र का टीका आप लगाते हैं ललाट पे, उससे इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि उससे स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे को काजल नहीं लगाना चाहिए, नाभि पे कुछ नहीं लगाना चाहिए। बच्चे को यथासंभव गर्म वातावरण में रखना चाहिए। कोई भी बीमार यदि परिवार में सदस्य है, किसी को खांसी हो रही है या किसी को स्किन इन्फेक्शन इत्यादि है, तो वो बच्चे को हैंडल नहीं करे, बच्चे को गोद में नहीं ले, और बच्चे को कभी चेहरे पे प्यार नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल बच्चे को चेहरे पे चूम लेते हैं, किस करते हैं, उसके लिए मना करते हैं क्योंकि उसके जरिए इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। नवजात शिशु दूध पीने के बाद उल्टी क्यों करता है? कि हमें उल्टी और दूध डालना दो में फर्क करना आना चाहिए। उल्टी वो होती है कि बच्चे ने दूध पिया और सारा का सारा बाहर निकाल दिया, और दूध डालना या रूमिनेशन या पोसेटिंग भी कहते हैं, किन्हीं माओं को स्तन में दूध प्रचुर मात्रा में होता है और बच्चा कई बार भूख से भी ज़्यादा पी लेता है, तो वो जो एक्स्ट्रा पी लेता है उस दूध को बच्चा डाल लेता है। उसके कारण कोई बच्चे को बीमारी नहीं होती है, स्वस्थ बच्चे भी ऐसा डालते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि यदि बच्चा 3-4 बार मूत्र विसर्जन कर रहा है, यूरिनेशन कर रहा है, बच्चे का जैसा जैसा समय के अनुरूप वजन बढ़ना चाहिए वैसे उसका वजन बढ़ रहा है, तो ये उल्टी नहीं है, ये केवल दूध डालना है जो कि हेल्दी बच्चे में होता है। यदि बच्चा उल्टी कर रहा होगा तो उसका वजन नहीं बढ़ेगा और वो मूत्र विसर्जन भी कम हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर बच्चे केवल दूध डालते हैं, उल्टी नहीं करते हैं, उसकी हमें चिंता नहीं। मदर मिल्क बैंक के बारे में बताइए। मदर मिल्क बैंक का कंसेप्ट जो है बहुत पुराना है, लेकिन अभी जितना बड़ा नेटवर्क भारतवर्ष में होना चाहिए मिल्क बैंक्स का, उतना नहीं हो पाया है। गवर्नमेंट सेक्टर में ही अभी मदर मिल्क बैंक उपलब्ध हैं। जैसे हमारे राज्य में सबसे पहले उदयपुर मेडिकल कॉलेज में मिल्क बैंक की स्थापना हुई थी, उसके बाद 2 नंबर पर जयपुर में अपने महिला चिकित्सालय में मिल्क बैंक की स्थापना हुई, उसके बाद जेकेलॉन के अंदर भी मिल्क बैंक की स्थापना हुई। ये एक बहुत ही बेहतरीन और स्तनपान हेतु सर्वोत्तम प्रयास कहूँगा मैं इसको। इसके अंदर क्या होता है कि जिन माताओं के बच्चे बीमार हैं, ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे है, या किन्हीं कारण से उनको पेट में इन्फेक्शन है, आफरा आया हुआ है, उन बच्चों को जो है दूध नहीं पिलाते हैं, किंतु माताओं के दूध आ रहा होता है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके दूध पीने की इच्छा है लेकिन किसी कारण से माँ उपलब्ध नहीं है, माँ खत्म हो गई है, या किसी सीरियस बीमारी के कारण माँ अन्य अस्पताल में भर्ती है, या शुरू के कुछ दिनों माँ को प्रचुर मात्रा में दूध नहीं आ रहा है। ऐसे बच्चों में इस पहल के तहत जो माताएं दूध दान कर सकती हैं, उनसे सहमति लेके, उनसे कंसेंट लेकर के उनके दूध को मिल्क बैंक में ले लिया जाता है, और जिन बच्चों को जरूरत है दोनों से ही सहमति ली जाती है। जिसके बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है मिल्क बैंक द्वारा,
उनकी भी सहमति लेते हैं। ऐसा कोई वैधानिक उलझन से बचने के लिए किया जाता है। और जो माँ स्वेच्छा से दुग्ध दान कर रही है बच्चे को, उसके भी परिवार की और उसकी भी कंसेंट ले ली जाती है। फिर इसको स्टोर रखा जाता है और बारी बारी से जिन बच्चों को ज़रूरत होती है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल्क प्रोवाइड किया जाता है। ये एक कम्युनिटी एक्टिविटी है जिसमें एक दूसरे को बेनिफिट करने की बात है। इसमें नया अनुसंधान ये हो रहा है कि इस मिल्क को भी वर्गीकृत किया जाएगा। वर्गीकृत इसलिए कि मान लो प्रीमेच्योर बच्चा है तो दूसरी माँ जिसके प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हुआ है उसी माँ का दूध उसी को देना चाहिए। तो ऐसा भी नई साइंस में आ रहा है और हम इसको भी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे कि जैसे मान लो एक माँ 30 से 32 सप्ताह का शिशु हुआ है प्रीमेच्योर, तो कोशिश ये करें कि दूसरी वैसी माँ मिल जाए और उससे उसको दिया जाए तो वो ज़्यादा साइंटिफिकली उसको अप्रोप्रिएट माना जाए। नवजात शिशु में पीलिया की पहचान कैसे करें? आम पब्लिक को तो यह है, देखो नवजात शिशु के अंदर आंखें तो नवजात शिशु बहुत लेट खोलने लगता है। बड़े बच्चों में तो आंखों का कलर देख के हम मालूम कर लेते हैं कि इसको पीलिया हो रहा है। छोटे बच्चे जो होते हैं नवजात शिशु, उसके अंदर स्किन पीले होने लग जाती है। यदि आप चमड़ी देखोगे, चेहरे शुरुआत चेहरे से होती है, फिर वो धड़ पे वक्ष इस पे आता है, फिर उधर पे आता है, फिर हाथ पैरों की तरफ जाता है। यदि बढ़ते बढ़ते पीलिया में तलवे और हथेलियाँ यदि पीली हो जाती हैं तो उसको बहुत गहरा पीलिया माना गया है, उसमें तुरंत उपचार की जरूरत होती है। तो यदि हम देखेंगे वैसे हॉस्पिटलाइज उसमें तो ऐसी मशीनें हैं जिनके द्वारा पीलिया एकदम पता चल जाता है। वो बिना ब्लड की जांच करे भी ऐसी मशीन आ गई है कि बच्चे की स्किन पे उसको लगाते हैं तो तुरंत वो पीलिया की रीडिंग दे देती है। यह अभी बड़े संस्थानों में उपलब्ध है, छोटे संस्थानों में भी शीघ्र ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो यदि इसमें पीलिया को जब आप ऑब्जर्व करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि आसपास कोई पीला पर्दा या पीली वस्तु नहीं हो और आर्टिफिशियल लाइट यानी ट्यूबलाइट बल्ब के बजाय डे लाइट में इसको देखना चाहिए। जो प्राकृतिक हमारी रोशनी है उसमें ले जाकर देखना चाहिए और जिस पॉइंट पर आप देखना चाहते हो उसको 1-2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे और हटाएंगे तो आपको पीलिया आसानी से। एनीमिया के बारे में बताइए। वही स्थिति है, हम विकासशील और विकसित देश हैं और एनीमिया की प्रॉब्लम भारतवर्ष में शुरू से ही रही है। लेकिन अब जो एनीमिया है वो कुपोषित बच्चों में तो है ही, लेकिन जो बच्चे अच्छे वजन वाले हैं उनमें भी एनीमिया देखा जा रहा है। कुपोषित में तो इसलिए होता है कि उनको संपूर्ण आहार नहीं मिलता या संपूर्ण रूप से क्वालिटी वाला आहार नहीं मिल रहा है, जिसमें कि संतुलित आहार जिसको हमने कहा है बैलेंस डाइट वैसा नहीं मिलता, उस कारण से एनीमिया हो जाता है। लेकिन जो बच्चे अच्छे परिवारों के हैं जहाँ आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है और आहार की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर भी आजकल पीलिया काफ़ी पाया जा रहा है। एनीमिया के प्रमुख कारण क्या हैं? उसका मूल कारण है फास्ट फूड का सेवन। यदि हम आयरन की बात करें तो आयरन हमेशा हरी पत्तेदार सब्जी जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, गाजर, मूली के पत्ते इत्यादि की सब्जी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आयरन खजूर में और गुड़ में। यदि हम हमारा रोज़मर्रा का खान पान देखें तो आजकल न कोई मेथी की सब्जी खाता है, खास तौर से बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते, नहीं कोई बथुआ इत्यादि का रायता वगैरह। तो जो हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर फास्ट फूड की तरफ शिफ्ट हो गए। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि भाई बच्चा हम अच्छे परिवार के हैं तो हम अच्छे से अच्छा उसके लिए करें, और अच्छे के चक्कर में उल्टा बुरा हो रहा है। जैसे सेरेलैक लोग दे देते हैं, कुरकुरे बच्चों को खाने के लिए, फ्रूटी, जैसे मैं कहूँ कि फ्रूटी और कोल्ड ड्रिंक एक केमिकल है, मेकी जूस। आमतौर से रियल जूस या अन्य कई नामों से जूस मार्केट में उपलब्ध है, पर वो एक केवल केमिकल है, वो जूस नहीं है। एनीमिया व पीलिया से कैसे बचें? हमें ये देखना है कि बच्चों को यदि पीलिया से बचाना है तो उसमें इन्हीं सभी चीज़ों का समावेश जरूरी है। जैसे आम का रस आप बनाएं, केले का रस बनाएं, मौसमी का, वो घर में निकाल के और उसको ताज़ा दें। ताज़ा देंगे तभी उसके अंदर जो गुण हैं, विटामिन्स हैं, वो प्रिजर्व रहेंगे। यदि उसको हम उबाल दें या उसको काफ़ी समय के लिए रख दें तो धीरे धीरे कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि बार बार धोने से भी पानी के साथ विटामिन बह जाते हैं। गुड़ को आजकल लोग बैकवर्ड मानते हैं। गुड़ के लिए लोगों को गलत भ्रांति लोगों में फैलाई जा चुकी है कि गर्मी करता है, इससे फोड़े फुंसी होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गुड़ अत्यंत गुणकारी है, इसमें आयरन ज़्यादा होता है चीनी के बनिस्बत,
इसलिए वापस से गुड़ की चीज़ें, चूरमा है, हलवा है, गुड़ की लापसी है, ये सब घरों में बनती रहे, हरी सब्जियां बनती रहे, फ्रूट्स वगैरह बराबर, और खजूर, अनार, चुकंदर इत्यादि इनके जूस का बराबर सेवन करते रहे, तो एनीमिया की समस्या पर हम बिना दवा के विजय प्राप्त कर सकते हैं। साल में 1 या 2 बार बच्चों को कृमिनाशक दवाइयाँ जरूर देनी चाहिए। पेट में बच्चों को कीड़े होते हैं, डीवर्मिंग जिसको कहते हैं, हम राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरे राष्ट्र के बच्चों को साल में 1 बार 2 बार 6-6 महीने के अंतराल पर स्कूलों में, घरों में, सब जगह मेडिकल स्टाफ या मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा, समाज कल्याण विभाग द्वारा कृमिनाशक दवाइयाँ दी जाती है, क्योंकि जब तक कृमि पेट में पलते रहते हैं वो भी पोषण का शोषण कर लेते हैं और उस तरह से खून की कमी इत्यादि हो जाती है। तो पौष्टिक आहार लें, संतुलित आहार लें, समावेशी इनका रखें, फ्रूट्स का, हरी सब्जियों का, तो एनीमिया की समस्या से अपन निजात पा सकते हैं। एनीमिया से संबंधित दवा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्रों, बड़ी संस्थाओं में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध। तो आज हमने डॉक्टर रामबाबू जी से जाना पीलिया के बारे में। जैसा कि हम अपने हर एपिसोड में बताते हैं कि किसी भी बीमारी का समय पर इलाज ही हम सबके लिए ज़रूरी है। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर लें।